everyone, in this video we are going to analyze AIR 10 copy of Sociology Optional Paper 2, and this is part 5. Watch previous part if you haven't watched it. So this is 7C. So the question is, how does Ulrich Beck concept of risk society explain contemporary environmental crisis? Demand of the question is, here is the directive word how does. So how does means to explain. So here the demand is to explain Beck's concept of risk society. उसके बाद हमें लिंक करना है टू द कंटेम्प्रेरी इन्वायरमेंटल क्राइसिस से, और टू शो द एप्लीकेशन रेदर देन मेयरली डिस्क्राइबिंग द थ्योरी. तो हमें कुछ एप्लीकेशंस भी इसमें देना होगा. यहाँ पे इट इज़ नॉट लाइक द एसे ऑन द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम. ये क्वेश्चन है टू शो द एप्लीकेशन ऑफ द बेक्स थ्योरी. तो आइडियल अगर स्ट्रक्चर देखें तो इसमें हम लोग को डेफिनेशन देना ज़रूरी है, कोर आइडिया ऑफ रिस्क सोसाइटी देना ज़रूरी है, एप्लीकेशन टू इन्वायरमेंटल क्राइसिस देना ज़रूरी है. तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या दिया गया. इंट्रोडक्शन में लिखा गया है कि उल्रिच बेक्स जो कंसेप्ट ऑफ रिस्क सोसाइटी डील विद द डेवलपमेंट लीडिंग टू वेरियस रिस्क. सो यहाँ पे इमीडिएटली उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है बेक को. तो दिस इज़ वेरी नाइस, but the definition is little vague. Core idea is missing here. The better introduction would be that according to Ulrich Beck, late modernity has shifted from the distribution of wealth to the distribution of the manufactured risk. So these risks are global, invisible and beyond control of the individual nation states. So this is the Beck टर्मिनोलॉजी. ये सब जो जैसे बात करते हैं ग्लोबल, इंडिविजुअल और मैन्युफैक्चर्ड रिस्क, दिस इज द बेक का जो टर्मिनोलॉजी बोल सकते हैं, टर्म्स बोल सकते हैं, ये उनका है. बाकी अब बॉडी में उन्होंने रिस्क सोसाइटी इन कंटेम्प्रेरी इन्वायरमेंटल क्राइसिस, दिस इज़ वेरी नाइस. पॉइंट 1 में उन्होंने दिया है कि इन्वायरमेंटल डैमेज करता है, इन्वायरमेंटल डैमेज होता है ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन बाय पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर. गुड पॉइंट. लिंक विद द डेवलपमेंट विद द इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन. वेरी जनरल पॉइंट है. यहाँ पे भी मैन्युफैक्चर रिस्क या फिर रिफ्लेक्सिव मॉडर्निटी ऐसा कुछ यूज हो जाता, तो दैट इज़ द बैक का कीवर्ड है ये सब. उसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल्स दे सकते थे. एग्जाम्पल्स को देना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में हाउ डज, तो थोड़ा एप्लीकेशन दिखाना ज़रूरी है. तो यहाँ पे एग्जाम्पल में हम लोग माइनिंग का एग्जाम्पल दे सकते थे, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन का दे सकते थे, अमेजॉन फॉरेस्ट का जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उसका एग्जाम्पल दे सकते थे. बाकी पॉइंट 2 में उन्होंने कार्बन इमिशन के बारे में बताया कि कार्बन इमिशन कैन नॉट सॉल्व बाय वन इंडिविजुअल. तो वेरी गुड, दिस इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट जो बेक का आइडिया है वो है ये पॉइंट. ग्लोबल रिस्क रिक्वायर कलेक्टिव एक्शन, जो कि बेक कहते हैं कि ग्लोबल रिस्क को के लिए कलेक्टिव एक्शन का ज़रूरी है. यहाँ पे ग्लोबल रिस्क यूज हो सकता था, द रिस्क इमर्ज. यहाँ पे ग्लोबल रिस्क अगर लिखा जाता तो दैट इज़ द बेक का कीवर्ड है. सो यहाँ पे टर्म लाइक क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ट्रांस बाउंड्री पॉल्यूशन, ये सब यूज हो सकता था. पॉइंट 3 में उन्होंने पोस्ट फॉर्डिज्म का बात किया है. वेरी नाइस. ऑटोमेशन
के बारे में भी बोला है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में भी बोला है, तो दैट इज़ नाइस। बैक का रिस्क सोसाइटी जो है वो मेनली पोस्ट फॉर्डरिज्म के बारे में फंडामेंटली बात नहीं करता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो डिमांड से थोड़ा सा ड्रिफ्ट हो रहे हैं। बाकी एज अगर इन्वायरमेंट का क्वेश्चन हो तो दिस इज़ अ नाइस पॉइंट, पर यहाँ पे इसकी जगह पे इसको रिप्लेस करके अगर न्यूक्लियर डिजास्टर का बात होता, केमिकल लीक का बात होता, भोपाल गैस ट्रेजेडी का बात होता, या फुकुशिमा जो था उसका बात होता, तो दैट इज़ नाइस। वो ज़्यादा अच्छी तरह से हमें डायरेक्टली मैन्युफैक्चर्ड रिस्क के बारे में बात कर सकता था। पॉइंट 4 में उन्होंने मार्जिनलाइज ग्रुप बिकम वर्निएबल के बारे में बात किया है। एक्सीलेंट, वेरी सोशोलॉजिकल। इन्वायरमेंटल रिस्क जो है वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पुअर कम्युनिटी सफ़र मोर डिस्पाइट कंट्रीब्यूटिंग लेस, तो इसीलिए ये सही है। यहाँ पे अगर दूसरे थिंकर्स जैसे उल्रिक बैक के अलावा अगर दूसरे थिंकर्स का यूज होता तो रॉबर्ट बुलार्ड का यूज हो सकता था। इनका इन्वायरमेंटल जस्टिस का थ्योरी यहाँ पे आराम से फिट हो जाता। बाकी पॉइंट 5 में उन्होंने नीड फॉर मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच के बारे में बात किया है। वेरी नाइस, गुड कंक्लूडिंग एप्लीकेशन। यहाँ पे ग्लोबल गवर्नेंस जो है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट जस्टिस, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में भी लिखा जा सकता था। बाकी दिस इज़ नाइस। कंक्लूजन में उन्होंने कहा है कि हमें नीड फॉर ग्लोबल कोलैबोरेशन का ज़रूरत है। बहुत ही बैलेंस्ड कंक्लूजन है और फॉरवर्ड लुकिंग कंक्लूजन है। सो दैट्स नाइस। बैक का कंक्लूजन भी यहाँ दिया जा सकता था कि बैक आर्ग्यू दैट द मॉडर्न सोसाइटी कैन नॉट एलिमिनेट रिस्क बट कैन मैनेज दैम थ्रू रिफ्लेक्सिव मॉडर्निटी। दिस इज द रिफ्लेक्सिव मॉडर्नाइजेशन जो बैक ने यूज किया था वो यहाँ पे आराम से यूज हो सकता था। इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सब के बारे में। दैट्स नाइस। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इन्वायरमेंटल एप्लीकेशन बहुत अच्छी तरह से दिया गया है। बाकी जो बैक का जो मेन कीवर्ड है वो कहीं ना कहीं मिसिंग मुझे लगा। बाकी यहाँ से हम लोग ये समझ सकते हैं कि अगर हमें बाई चांस कोई ज़्यादा कीवर्ड्स एंड और नहीं भी पता हो तो हम अपने अंडरस्टैंडिंग से हम क्या सोचते हैं उससे हम लोग पॉइंट जनरेट कर सकते हैं जो यहाँ पे किया गया है। ऑफ कोर्स दिस आंसर नीड सम इम्प्रूवमेंट बट दिस इज़ अ गुड आंसर। ऐसा नहीं है कि ये ख़राब है, इसमें आराम से अच्छा मार्क्स आ सकता है। Now question 8A, how does caste continue to save violence and conflict in modern India? So यहाँ पे डायरेक्टिव जो है वो है how does। एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है कि हम मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करें कि किस तरह से थ्रू विच कास्ट कंटिन्यू टू जनरेट वायलेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट इन कॉन्टेम्प्ररी इंडिया। यहाँ पे हम लोग बता सकते हैं कि वाई कास्ट परसिस्ट, हाउ इट जनरेट वायलेंस, डिफरेंट फॉर्म ऑफ वायलेंस भी बता सकते हैं और मतलब एग्जांपल्स के थ्रू कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बता सकते हैं। और यहाँ पे बोल सकते हैं कंटेम्प्ररी एविडेंस दे सकते हैं क्योंकि मॉडर्न इंडिया के बारे में बोल रहा है तो, और एक बैलेंस कंक्लूजन दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो सर ने लिखा है तो उन्होंने जीएस घुरे का डेफिनेशन ऑफ कास्ट दिया है। ये स्टार्टिंग में घुरे इमीडिएटली देना इट्स वेरी नाइस। उन्होंने ट्रांजिशन भी दिया है कि इवन दो कास्ट जो है वो फ्लूइड है, इट कंटिन्यू टू सेप वायलेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पे डायरेक्टली उन्होंने
आंसर किया है क्वेश्चन को। डिमांड जो है उन्होंने डायरेक्टली इंट्रोडक्शन में ही पकड़ लिया, दैट इज़ द ग्रेट इंट्रोडक्शन। और उसके बाद पॉइंट 1 में उन्होंने कास्ट घेटोआइजेशन के बारे में बात किया है इन द रूरल इंडिया, और ये जो है लीड करता है टू द कास्ट बेस्ड वायलेंस। यहाँ पे बहुत ही एक्सीलेंट ओपनिंग पॉइंट है। तो यहाँ पे लिंक करता है रेसिडेंस विथ कॉन्फ्लिक्ट, दैट्स नाइस। यहाँ पे स्पेशियल सेग्रीगेशन का बात हुआ है, सोशल एक्सक्लूजन का बात हुआ है। ये सब कीवर्ड भी हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते थे बाय द वे। अनटचेबिलिटी का भी एक तरह से यहाँ पे यूज हुआ है, मतलब बात कहीं ना कहीं इससे कनेक्टेड है। सेगमेंटेड सेटलमेंट के बारे में बात हुआ है। इसका आइडिया यही कीवर्ड है। इसमें से कोई भी कीवर्ड यहाँ पे यूज होता तो मोर लाइक बेटर कीवर्ड हो सकता था। यहाँ पे थिंकर्स लाइक M.N. श्रीनिवास, और ये सब क्वेश्चन में काफ़ी थिंकर्स को हम लोग कोट कर सकते हैं। इंद्रे बेते, ये सब क्वेश्चन में काफ़ी यूज हो सकता है। पॉइंट 2 में उन्होंने मैनुअल स्कैवेंजिंग का बात किया है, लार्जली अमॉन्ग द दलित कम्युनिटी। यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है सफाई कर्मचारी का, मतलब के बारे में बताया है। एक्सीलेंट, ये स्ट्रक्चरल वायलेंस को दिखाता है रेदर देन मेयरली अ क्राइम। वेरी सोशोलॉजिकल, यहाँ पे जो जोहन गर्टंग का जो स्ट्रक्चरल वायलेंस वाला जो क्या कह सकते हैं थ्योरी है, कीवर्ड्स है इनका, वो यूज हो सकता था। बाकी इट्स नाइस, बहुत ही अच्छा उन्होंने ये वाला क्वेश्चन में किया है। पॉइंट 3 में उन्होंने मेन यही है कि उन्होंने डिमांड बहुत अच्छी तरह से पकड़ा है। पॉइंट 3 में उन्होंने SC/ST एट्रोसिटीज़ एक्ट के बारे में बोला है कि लार्ज नंबर ऑफ रजिस्टर केसेस हैं यहाँ पे। एक्सीलेंट यूज ऑफ एविडेंस, और करंट डाटा जो है वो भी क्रेडिबिलिटी को बढ़ाता है। बाकी यहाँ पे जो बात है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, पावर रिलेशन के बारे में ही मेनली बात हो रहा है। वाई वायलेंस परसिस्ट, अगर इतना वायलेंस है तो ये क्यों हो रहा है। डिस्पाइट लीगल सेफगार्ड बहुत सारा है, फिर भी इतना वायलेंस क्यों हो रहा है। बिकॉज ऑफ द पावर रिलेशन, बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट दैट इज हैपनिंग। सो ये है। पॉइंट 4 में उन्होंने इंटरकास्ट मैरिज के बारे में बात किया है, ऑनर किलिंग के बारे में बात किया, अच्छे से डेटा दिया है। स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट मुझे ये लग रहा है, और परफेक्ट कनेक्ट करता है कास्ट को विद द वायलेंस। ये अगर पॉइंट 2 या 3 में होता तो काफ़ी सही और भी होता। बाकी दैट्स नाइस, बहुत अच्छे पॉइंट हैं। बीना दास का यहाँ पे एज अ थिंकर इंक्लूड हो सकती थी। बाकी इंडोगैमी, यहाँ पे सोशल कंट्रोल, फैमिली ऑनर की बात आ जाती है। पैट्रियार्कियल कास्ट ऑर्डर जो है उसका बात आ सकता है यहाँ पे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दैट। पॉइंट 5 में उन्होंने खाप पंचायत के बारे में बात किया है। एक्सीलेंट एग्जाम्पल, ये इंस्टीट्यूशनल रेनफोर्स ऑफ कास्ट नॉर्म के बारे में बहुत अच्छी तरह से बताता है। इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल और ट्रेडिशनल अथॉरिटी जो है उसके बारे में बात करता है। पॉइंट 6 में उन्होंने पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द कास्ट के बारे में बात किया। यहाँ रजनी कोठारी को उन्होंने यहाँ पे एज एन थिंकर इंक्लूड किया है। दैट्स नाइस, आउटस्टैंडिंग, वेरी सोशोलॉजिकल। और यही हमें ये सब पॉइंट जो है वो डिफ्रेंशिएट करता है एक एवरेज आंसर फ्रॉम द टॉपर आंसर। दिस इज एग्जैक्टली हाउ अ टॉपर आंसर लुक्स लाइक। वोट बैंक पॉलिटिक्स के यहाँ बात कर, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो होता है वो सब चीज़ के बारे में है। अब यहाँ उन्होंने ट्रांजिशन किया है कि हाउ एवर कास्ट हैज़ इवॉल्व हुआ है।
ये देना काफ़ी ज़रूरी था, क्योंकि एज एन वन साइडेड आंसर ना लगे। यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें एज एन ये भी बताना चाहिए कि कास्ट धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है, तो ये एक तरह से पॉजिटिव डायमेंशन एक तरह से हुआ। अब पॉइंट 1 में उन्होंने माइग्रेशन के बारे में बात किया है, अचीवमेंट ओरिएंटेशन यहाँ पे बात हुआ है, उसके बाद एफर्मेटिव एक्शन के बारे में बात किया है। This is where the topper satisfy the demand beautifully and this answer become balanced। अब जो उन्होंने माइग्रेशन के बारे में पॉइंट दिया है, वहाँ पे उन्होंने अर्बन एनवायरमिटी के बारे में बोला है। यहाँ पे अगर बात करें तो बेटर थिंकर लुइस विल्थ का अर्बनिज्म एज अ वे ऑफ लाइफ काफ़ी यहाँ सूट करता। बाकी इट्स नाइस, योगेंद्र सिंह मॉडर्नाइजेशन एफर्मेटिव एक्शन इज एक्सीलेंट, यहाँ पे हेनरी बेटे के बारे में बोला जा सकता था। अब कंक्लूजन में उन्होंने लिखा है कि कास्ट मोबिलाइजेशन कंटिन्यू डिस्पाइट प्रोग्रेस के बाद भी स्टिल रिमेंड, सो सोशल मीडिया स्ट्रेंथन कास्ट आइडेंटिटी, एक्सीलेंट कंटेम्प्रेरी कंक्लूजन सो मॉडर्न रिलेवेंस। सो यहाँ पे जो बात है मेनली डिजिटल कास्टिज्म के बारे में बात हुआ है, ऑनलाइन हेट के बारे में, ऑनलाइन हेट अभी तो उस टाइम तो नहीं, पर अभी जैसे रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट ये सब आया है, तो ये सब भी कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन में यूज हो सकता है। अब अगर कंट्रोवर्सी से नहीं मतलब बचना है तो नहीं भी यूज करना है, पर मतलब हो सकता है अगर ऐसे देखा जाए तो, पर वही है कि देयर इज अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी अराउंड इट, तो हम नहीं भी यूज करेंगे। ठीक है, दिस इज वेरी नाइस आंसर, आई थिंक बेस्ट आंसर। अब ये 8B में बोला गया क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ प्राइवेट स्कूलिंग इन डीपनिंग एजुकेशनल डिस्पैरिटीज। तो डिमांड क्या है, यहाँ डायरेक्टिव वर्ड है क्रिटिकली एग्जामिन। यहाँ पे रिक्वायर्ड क्या है कि हमें क्रिटिकली एग्जामिन जब लिखा है तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव रोल प्लस निगेटिव रोल दोनों बताना है, क्रिटिकली इसको एवेल्युएट करना है और फिर फाइनल जजमेंट देना है। तो इंट्रोडक्शन में उन्होंने लिखा है कि प्राइवेट स्कूलिंग प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन एंड विथ प्रॉफिट, गुड डेफिनेशन टू डिस्क्रिप्टिव। यहाँ पे सोशोलॉजिकल इंट्रोडक्शन अगर दिया जाता तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता, जैसे कि एजुकेशन का डायरेक्टली हम बात कर सकते थे कि एजुकेशन इज बोथ मीन्स ऑफ सोशल मोबिलिटी एंड मैकेनिज्म ऑफ सोशल रिप्रोडक्शन। तो उसके बाद हम लोग लिख सकते थे कि प्राइवेट स्कूलिंग इनहेंस क्वालिटी बट कैन आल्सो डिपेंड इनइक्वालिटी। ये सब सोशियोलॉजिकल कीवर्ड है, तो ये सब यहाँ पे यूज हो सकता था। पहला हेडिंग में उन्होंने लिखा है कि रोल ऑफ प्राइवेट स्कूलिंग इन डीपनिंग एजुकेशन डिस्पैरिटी, वेरी नाइस। पॉइंट 1 में उन्होंने लिखा है कि गवर्नमेंट अंडर इन्वेस्टमेंट लीड टू पुअर स्कूल्स, एक्सीलेंट कंटेक्चुअल पॉइंट है। पर सो व्हाई प्राइवेट स्कूल एक्चुअली इमर्ज, कि प्राइवेट स्कूल आया क्यों, वो थोड़ा यहाँ पे लिंक हो सकता था क्योंकि गवर्नमेंट जो है अंडर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। उसके बाद पॉइंट 2 में उन्होंने प्राइवेट स्कूल जो है इंश्योर करता है क्वालिटी को, इंफ्रास्ट्रक्चर गुड, बेटर यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल का यूज हो रहा है, सो दिस कैन आल्सो बी इंक्लूडेड हेयर।
पॉइंट 3 में उन्होंने NEP पॉलिसी 2022 के बारे में बोला है, स्किल एजुकेशन के बारे में बोला है। तो रिलेवेंट कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। बाकी इट इज़ नॉट डायरेक्टली लिंक टू द प्राइवेट स्कूलिंग। यहाँ पे क्वेश्चन में प्राइवेट स्कूलिंग के बारे में मेनली पूछा गया, पर ये NEP जो है डायरेक्टली टू द प्राइवेट स्कूलिंग नहीं लिंक होता है। बाकी इट्स नाइस कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल। पॉइंट 4 में उन्होंने एजुकेशन एज एन एजेंट ऑफ सोशल चेंज बताया है। एक्सीलेंट सोशोलॉजिकल पॉइंट है। यहाँ पे दरखाइम और पार्शंस का भी यूज हो सकता था। पॉइंट 5 में उन्होंने डिजिटल एजुकेशन के बारे में बोला है, गुड कंटेम्प्रेरी डायमेंशन। यहाँ पे डिजिटल डिवाइड के बारे में भी बात हो सकता था। पॉइंट 6 में उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल हैव लिमिटेड कैपेसिटी के बारे में बोला है। रीजनेबल, वेरी रीजनेबल, सो कम्प्लीमेंट्री रोल के बारे में बताता है। पॉइंट 7 में उन्होंने समग्र शिक्षा के बारे में बोला है, यानी कि यूनिवर्सल एजुकेशन के बारे में। गुड पॉलिसी लिंकेज, ट्रांजिशन उन्होंने यहाँ पे किया है कि येट देयर आर द चैलेंजेज। एक्सीलेंट, क्योंकि यहाँ पे क्रिटिकली एग्जामिन क्वेश्चन में पूछा था, तो दिस इज़ वेरी नेसेसरी। चैलेंज 1 में बोला गया है कि प्राइवेट स्कूल जो है वो एक्सपेंसिव है। गुड, यहाँ पे एजुकेशन इनइक्वालिटी के बारे में बात हो सकता था। पॉइंट 2 में उन्होंने बोला है कि क्वालिटी ओवर क्वांटिटी के बारे में बात किया है यहाँ पे। और ये पूरी एग्जीक्यूटेड, यहाँ पे बेटर कंसेप्ट जो है वो हो सकता था क्रीम स्कीमिंग का। रीड अपॉन दिस, अगर आपको इसके बारे में पता है दैट्स नाइस, नहीं पता तो इसके बारे में पढ़िए। ये यहाँ पे बहुत अच्छे से तरह से यूज हो सकता था क्रीम स्कीमिंग का। चैलेंज 3 में उन्होंने रिलेटिव डेप्रीवेशन के बारे में बताया है। आउटस्टैंडिंग प्योर सोशियोलॉजी। चैलेंज 4 में उन्होंने इवान इलिच ILLIC, this is spelling, I guess, maybe I'm not wrong, but I think it's ILLICH। इवान इलिच का डेस्क स्कूलिंग के बारे में एक्सीलेंट। ये थ्योरिकल डेप्थ में बताता है कि उनका थ्योरिटिकल डेप्थ कितना सही है। यहाँ पे बोला जा सकता था कि स्कूल रिप्रोड्यूस एलीट इंटरेस्ट। चैलेंज 5 में उन्होंने बोला है सोशल इनइक्वालिटी के बारे में, वेरी रिलीवेंट। यहाँ पे कल्चर कैपिटल के बारे में बात हो सकता था। और बॉडी भी इंक्लूड हो सकते थे एज ए थिंकर। कंक्लूजन में उन्होंने पार्शन के साथ कंक्लूड किया है, वैल्यू कंसेंसस के बारे में बात किया है। उसके बाद PM श्री का उन्होंने दिया है एग्जाम्पल, दैट्स नाइस, ऑफ राइजिंग इंडिया, वेरी बैलेंस, गुड कंक्लूजन, सॉरी वेरी गुड कंक्लूजन। और education should combine equity with the excellent, nice। It's a very nice conclusion, very balanced conclusion। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। दिस इज 8C। क्वेश्चन है, टू व्हाट एक्सटेंड हैज आशा एंड आंगनवाड़ी वर्कर्स इम्प्रूव्ड रिप्रोडक्टिव आउटकम्स एग्जामिन सोशियोलॉजिकली। ठीक है, तो यहाँ डायरेक्टिव है कि टू व्हाट एक्सटेंड इस और एग्जामिन सोशियोलॉजिकली।
तो दिस क्वेश्चन हैज़ टू डिमांड. First is to explain how ASA and Anganwadi workers have improved reproductive outcomes. Second is to examine from the sociological perspective, not merely list of the government scheme. का सिर्फ लिस्ट नहीं देना है बल्कि sociologically examine करना है. To what extent means to give achievements as well as limitations or at least qualify the success. तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में उन्होंने लिखा है 3A के बारे में, आशा, आंगनवाड़ी और ऑक्सिलरी नर्स, मतलब मीड वाइफ नर्सेस के बारे में बात किया. ANM, ये थोड़ा उल्टा नहीं हो गया, ANM जो होती है उसका फुल फॉर्म होता है ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ. हाँ, ये इधर होता और ये इधर, खैर सही है. खैर AMN नहीं होता है, ANM होता है. ओके. And call them the backbone of the reproductive health. Point जो है वो काफ़ी सही है, रिलेवेंट है. यहाँ पे आंसर डज नॉट डिफाइन रिप्रोडक्टिव आउटकम को इन्होंने डिफाइन नहीं किया है. कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में एज अ रिप्रोडक्टिव आउटकम को थोड़ा सा बताना ये ज़रूरी था कि व्हाट इज़ रिप्रोडक्टिव आउटकम एग्जैक्टली मीन. तो यहाँ पे कहीं ये तो सही है, काफ़ी सही है, पर कहीं ना कहीं सेकेंड लाइन में एज अ पैराग्राफ चेंज करके ये लिखा जा सकता था कि रिप्रोडक्टिव आउटकम इंक्लूड मैटरनल हेल्थ, चाइल्ड सर्वाइवल, फर्टिलिटी बिहेवियर, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी एंड रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी. उसके बाद हम लोग ये लिख सकते थे कि आशा, आंगनवाड़ी एंड ANM जो है वर्कर्स कंस्टिट्यूट करता है कम्युनिटी बेस्ड फ्रंट लाइन हेल्थ सिस्टम दैट हैज़ ट्रांसफॉर्म दिस इंडिकेटर्स. ऐसा अगर लिखते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता, क्योंकि वो हमारी डिमांड को पूरा फुलफिल करता और इसको भी बता पाता और इसको भी कहीं ना कहीं इंक्लूड कर पाता. बाकी उन्होंने पॉइंट 1 में बताया कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी जो है रिड्यूस कर देता है मैटरनल के मॉर्टेलिटी रेट को. एक्सीलेंट फर्स्ट पॉइंट. और यहाँ पे मेडिकलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड बर्थ के बारे में बात हो रहा है. ग्रास रूट के लेवल पे हेल्थ गवर्नेंस के बारे में बात हो रहा है. पॉइंट 2 में यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी दे सकते थे, जैसे जननी सुरक्षा योजना हो गया, सेफ डिलीवरी कैंपेन जो है वो एग्जैक्टली इसी से लिंक रखता है, तो वो लिखा जा सकता था एज एन एग्जाम्पल. पॉइंट 2 में एज ए इम्प्रूव सोशल स्टेटस ऑफ वुमेन थ्रू रिप्रोडक्टिव अवेयरनेस. फर्टिलिटी रेट जो है अराउंड 2 है. Very good. It's connect with the health with social status. Nice. Reproductive autonomy के बारे में बात हो रहा है यहाँ पे. Nice. लीला दुबे यहाँ पे हो सकती थी एज अ थिंकर इंक्लूड. बाकी सही है. पॉइंट 3 में उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात किया, मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में बात किया, कंट्रोल ओवर लाइफ. नाइस. बॉडरी ऑटोनॉमी. पॉइंट 4 में उन्होंने एज ए एक्ट ऑफ एजेंट ऑफ सोशल चेंज बताया है. रिड्यूस एनीमा क्या, इसका कुछ तो अलग प्रोनाउंसिएशन होता है. एनीमिया आएगा, सॉरी, सी दिस प्रोनाउंसिएशन, इसका कुछ अलग प्रोनाउंसिएशन होता है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है. यहाँ पे एनीमिया मुक्त भारत के बारे में बात हुआ है, आयरन टैबलेट, फोलिक एसिड टैबलेट के बारे में. इट इज़ वेरी नाइस, वेरी नाइस. ये हमें अपने नोट्स में इंक्लूड कर लेना है.
जो चीज़ बहुत ही अच्छा है वो तो इंक्लूड करना ही अपने नोट्स में हमें। वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट। ये एक्चुअली ये बताता है कि हेल्थ वर्कर जो होता है वो चेंज बिहेवियर को चेंज करता है। पॉइंट 5 में उन्होंने अर्ली चाइल्डहुड केयर के बारे में बात किया है, ICDS के बारे में बात किया है, पोषण के बारे में बात किया, पोषण ट्रैकर एंड ऑल ICDS में करवाया जाता है तो उसके बारे में बात किया गया है। ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में बात किया है उन्होंने। तो दिस इज स्ट्रॉन्ग। सो ब्रॉडर डेवलपमेंट रोल के बारे में ये दिखाता है। यहाँ पे अमर्त्य सेन के बारे में बोला जा सकता था। कैपेबिलिटी अप्रोच, ह्यूमन डेवलपमेंट, ये सब सही है। यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में बात हो रहा है। अब कंक्लूजन में उन्होंने लिखा है कि आशा एंड आंगनवाड़ी वर्कर्स आर द एजेंट ऑफ द सोशल चेंज। गुड कंक्लूजन, पॉजिटिव एंड सोशोलॉजिकल। बट द क्वेश्चन से क्वेश्चन का डिमांड क्या था? क्वेश्चन का डिमांड था टू व्हाट एक्सटेंड। सो द कंक्लूजन शुड बी एक्नॉलेज लिमिटेशन। कहीं ना कहीं लिमिटेशन को भी एक्नॉलेज करना जरूरी था। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ तो यहाँ बोल सकते थे डिस्पाइट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट इश्यूज सच एज वर्क लोड हो गया, लो होनोरेरियम, उसके बाद कास्ट एंड जेंडर का बैरियर जो होता है उसके बारे में बात हो सकता था। एंड इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात हो। कंटिन्यू टू रिमोट देयर ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल। दिस वुड फुल्ली सेटिस्फाई हमारे डायरेक्टिव जो था उसको। सो इम्प्रूवमेंट जो है वो काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है इस क्वेश्चन में। सोशोलॉजिकल एंगल अच्छा है, थोड़ा कम है पर अच्छा है। टू व्हाट एक्सटेंट वाला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया है। बैलेंस थोड़ा बिगड़ गया है ये क्वेश्चन में। बाकी आप पिछले क्वेश्चन में काफ़ी अच्छा था बैलेंस, पर इसमें थोड़ा सा मुझे कहीं लगा कि निगेटिव रोल देना काफ़ी ज़रूरी था, क्योंकि एग्जामिन भी बोल रहा है, टू व्हाट एक्सटेंट भी बोल रहा है क्वेश्चन में, इसलिए। बाकी हमें तो यही समझ में आया है। काफ़ी अच्छा इन्होंने लिखा है हर जगह पे। अब हम लोग देखते हैं कि जो AIR 10 है उन्होंने हम लोग ने उनका पूरा कॉपी एनालाइज किया है। तो अब हम लोग कुछ पैटर्न निकालने का कोशिश करते हैं जो हम उनसे सीख सकते हैं, क्योंकि इतना मार्क्स लाना पेपर 2 में कोई बच्चों का खेल नहीं है। तो उन्होंने क्या क्रैक किया, क्या उनका पैटर्न था, तो वो हम लोग देखते हैं। तो मुझे जहाँ तक लगा तो फर्स्ट मैंने देखा है कि उन्होंने सारा आंसर जो है वो सोशियोलॉजी से बिगिन किया है। उन्होंने कोई ज़्यादा जो गवर्नमेंट स्कीम हो गया या न्यूज़पेपर फैक्ट हो गया उससे उन्होंने ज़्यादा कुछ ज़्यादा मतलब बिगिन जो इंट्रोडक्शन होता है उन्होंने ज़्यादातर आंसर जो हमने देखा वो सोशियोलॉजी के रिलेटेड ही आंसर था। भले ही क्वेश्चन GS 2 का हो, GS 3 के जैसा हो, GS 1 के जैसा हो, पर उनका आंसर जो था, उनका जो इंट्रोडक्शन, स्पेशली जो इंट्रोडक्शन था वो काफ़ी सोशियोलॉजिकल था। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने कास्ट के लिए GS घुरे का यूज किया, उन्होंने रिस्क सोसाइटी, तो ये वाला तो क्वेश्चन ही था उल्रिक बेक का ऐसा। उन्होंने फर्टिलिटी, जहाँ पे बात आया फर्टिलिटी का, उन्होंने मैक कार्थे एंड माइनी को इंक्लूड किया। और जिस तरह से उन्होंने स्क्यूड सेक्स रेशियो के बारे में बताया, दैट इज़ नाइस। इससे पता चलता है कि जो इनका जो सोशियोलॉजी का नॉलेज है वो काफ़ी सही है। तो उन्होंने यहाँ पे थिंकर्स जो है वो इंक्लूड किया है, डिफिनेशन इंक्लूड किया है, कंसेप्ट जो था सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट था वो इंक्लूड किया है, और एक फ्रेमवर्क अच्छा सा दिया है। लेसन 2 हम लोग लिख सकते हैं कि हर एक आंसर में फ्रेमवर्क था,
कुछ ना कुछ फ्रेमवर्क था, जैसे कि उन्होंने कोई रैंडम पॉइंट नहीं लिखा है, सारे आंसर में हेडिंग्स थे, एग्जाम्पल्स थे, कहीं ना कहीं सब जहाँ पे रिक्वायर्ड था। जैसे उन्होंने रिस्क सोसाइटी के बारे में जैसे बताया, तो रिस्क सोसाइटी में बताने के बाद उन्होंने बताया कि रिस्क सोसाइटी लीड टू इन्वायरमेंटल क्राइसिस, और उसके बाद उन्होंने कंक्लूजन दिया। जैसे स्क्रूड सेक्स रेशियो के बारे में उन्होंने बात किया था, तो वहाँ पे भी बताया कि इसके द्वारा मैरिज पे इफ़ेक्ट होता है, मैरिज से जेंडर रिलेशन चेंज होता है, और उसके बाद फिर उन्होंने कंक्लूजन दिया था। तो एक तरह से हम लोग फ्रेमवर्क देख पा रहे हैं। जैसे उन्होंने प्राइवेट स्कूलिंग के बारे में बात किया, तो वहाँ पे भी उन्होंने पहले प्राइवेट स्कूल के बारे में बोला, उसके बाद फिर उसका एडवांटेजेस बोला, फिर उसके बाद उसका डिसएडवांटेजेस बोला, मतलब जो चैलेंजेस, डिसएडवांटेजेस क्या चैलेंजेस हैं उनके बारे में बात किया, फिर कंक्लूजन में उन्होंने बैलेंस कंक्लूजन दिया। तो एक फ्रेमवर्क देखने को मिल रहा है। उसके बाद ये चेकिंग, अगर ऐसा कुछ फ्रेमवर्क रहे तो वो चेकिंग के लिए काफ़ी आसान होता है एग्जामिनर्स को, और क्वेश्चन में फिर मार्क्स मिल जाता है आंसर में। लेसन 3 हम लोगों ने देखा कि उन्होंने अंडरलाइन किया है एवरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट को। उन्होंने जैसे थिंकर्स कहीं पे आ गए तो उसको अंडरलाइन किया है, कीवर्ड्स को अंडरलाइन किया है, एग्जाम्पल्स को अंडरलाइन किया है, एक्ट्स को अंडरलाइन किया है, कोई स्टैटिस्टिक या डेटा जो है उसको अंडरलाइन किया है, कोई कंसेप्ट अगर लिख रहे हैं तो उसको कॉलोन में भी दिया है और अंडरलाइन भी किया है। तो एवरेज, अगर एवरेज उनका एवरी पेज में देखा जाए तो अराउंड 25 से 30 अंडरलाइन वर्ड्स हैं हर पेज में। तो दैट इज़ वेरी गुड। ये एग्जामिनर्स को कभी ऐसे सर्च करे कि क्या इंपॉर्टेंट है, ऐसा एग्जामिनर के लिए काफ़ी आसान हो जाता है अगर कोई अंडरलाइन वर्ड्स होते हैं तो। और कोई फालतू जगह पे उन्होंने अंडरलाइन नहीं किया, जहाँ पे करना है वहीं। नेवर अंडरलाइन द इंटायर सेंटेंस, उन्होंने कभी अंडरलाइन नहीं किया है, सिर्फ वर्ड्स को उन्होंने अंडरलाइन किया है। लेसन 4 अगर देखें तो उन्होंने पॉइंट में एग्जाम्पल्स दिया है। अगर देखा जाए तो एग्जाम्पल्स या थिंकर्स या डाटा कुछ इस तरह से दिया है, जैसे जब उन्होंने मैनुअल एक्सकैवेंजिंग का बात किया तो वहाँ सफाई कर्मचारी के बारे में बताया है। पैट्रियार्की का जहाँ पे उन्होंने बात किया वहाँ NFHS का डाटा दिया है के बारे में बोला है। जहाँ पे प्राइवेट स्कूलिंग का बात हुआ है वहाँ पे NEP का एग्जाम्पल्स दिया है। आशा वर्कर वाला जो क्वेश्चन था उसमें अनीमिया मुक्त भारत के बारे में बोला है, ICDS के बारे में बोला है, पोषण के बारे में बोला है। तो ये काफ़ी आंसर को वैलिडेट करता है, मोर क्रेडिबल बनाता है। लेसन 5 अगर देखूँ तो उन्होंने गवर्नमेंट रिपोर्ट का भी यूज किया है वेरी केयरफुली। उन्होंने बस डंप नहीं किया है, रिपोर्ट्स को डंप नहीं किया है, बल्कि बहुत ही अच्छी तरह से रिपोर्ट का, जैसे NFHS का, सेंसस का, NEP का, SC/ST एक्ट का काफ़ी अच्छी तरह से दिया है। तो एक रिपोर्ट इनफ है, डोंट ओवरलोड नहीं करना है रिपोर्ट से। लेसन 6 हम लोग जहाँ तक बात करें तो उन्होंने सोशियोलॉजी प्लस करंट अफेयर को लिंक किया है। उनका कंटेम्प्रेरी नॉलेज काफ़ी सही है। उन्होंने अगर बात किया है उर्लिक बेक का, तो क्लाइमेट चेंज का भी उन्होंने बात किया है साथ साथ में। रजनी कोठारी का जहाँ बात किया है वहाँ पे करंट पॉलिटिक्स के बारे में बात किया। पार्शन का पार्शन के बारे में, तेलकट पार्शन के बारे में बात किया। वहाँ PM श्री के बारे में भी बात किया है। जहाँ पे उन्होंने घूरे के बारे में बात किया, वहाँ मैनुअल एक्सकैवेंजिंग के बारे में भी बात किया है। तो ये काफ़ी सही है। अगर 7 देखें तो वही है कि उनका बहुत ही बैलेंस्ड आंसर था, सारी जगह पे क्रिटिकल पॉइंट्स भी काफ़ी अच्छी तरह से उन्होंने दिया है।
जैसे प्राइवेट स्कूलिंग वाला जो क्वेश्चन था उसमें एडवांटेजेस, चैलेंज सारा अच्छी तरह से दिया है। सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म का जहाँ पे बात हुआ था वहाँ पे उसका सक्सेस और लिमिटेशन के दोनों के बारे में बात किया है उन्होंने। कास्ट के बारे में जब बात हुआ था तो वहाँ पे वायलेंस, पॉजिटिव चैलेंजेस के बारे में, दोनों के बारे में बात किया। तो प्रोज एंड कॉन्स एक बैलेंस जजमेंट उन्होंने दिया है, क्रिटिकली एग्जामिन किया गया है जहाँ पे पूछा गया है। लेसन 8 अगर देखें तो उन्होंने कहीं पे भी ह्यूज पैराग्राफ नहीं लिखा है, उन्होंने छोटा ही पैराग्राफ लिखा है, पॉइंट वाइज लिखा है, ईजी टू रीड। कहीं पे मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझे पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, कुछ भी वर्ड्स एंड ऑल बहुत अच्छे से उन्होंने क्लियर लिखा है। एक आइडिया, वन आइडिया इन वन पॉइंट्स, वन पैराग्राफ में एक आइडिया, ये काफ़ी सही था। उन्होंने 9th अगर देखें तो कंक्लूजन वाला जो चीज़ था वो हमेशा से पॉजिटिव ही रखा है, निगेटिव कभी कंक्लूजन उन्होंने नहीं दिया है, ये हम देख सकते हैं। मुझे तो इतना ही समझ में आया है। अगर आपको कुछ और इसमें कुछ अच्छा सा दिख रहा है, कुछ जो हम लोग सीख सकते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, वी विल इम्प्रूव इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।